क्लिकबेट समझते हो, पर उससे पहले आप सबको थैंक यू वेरी मच कि आपने स्पार्टकस के चौथे पार्ट पर इतना प्यार बरसाया और आप लोग लगातार उसके 5वें पार्ट की भी डिमांड कर रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि चौथे पार्ट में स्पार्टकस के साथ ही उसका सीजन 3 पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उससे आगे की कहानी नहीं आई अब तक। पर रुको जरा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए उससे भी बहुत ही ज्यादा शानदार मूवी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एडमिरल रोरिंग करेंट्स। इसे मैं दोबारा री अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ने इसे पहले आप लोगों को ज्यादा रिकमेंड नहीं किया था। और हाँ, मैं आपसे शुरू में ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसे बिल्कुल सब्र के साथ आखिर तक देखना। बीच में आपको लग सकता है कि मूवी बहुत डिप जा रही है, सब हार रहे हैं, मूवी गिर रही है, पर वहाँ तक बने रहना क्योंकि उसके बाद जो मूवी उठेगी तो बस गूज बम्स, मजे ही आ जाएंगे। इसीलिए आखिर तक बने रहना और वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी में जापान अपनी बुलंदियों पर था, इसीलिए ये आसपास के देशों पर हमला करके अपना विस्तार करने में लगा हुआ था। जापान की फौज बेहद बेरहम और ताकतवर थी। जापान अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाने के लिए चाइना पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए ये पहले कोरिया पर हमला करता है और कोरिया को हराकर उनके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा भी कर लेता है। पर इसे अब और आगे जाने के लिए दक्षिण महासागर के कोरियन तट को भी अपने कब्जे में करना होगा। पर वहाँ कोरिया के राजा ने अपने सबसे जाबाज एडमिरल ये सुन को तैनात कर रखा है। अब इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी ये सुन के ऊपर है, क्योंकि कोरिया से अब इनकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि जापान ने पहले ही उन पर कब्जा कर लिया है और कुछ इलाकों में अब भी जंग जारी है। और अब कोरियन तट को भी जीतने के लिए जापानी सेना ने इस कोरियन तट से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ही अपनी सेना का अड्डा बनाया है, जिसकी कमान जापानी राजा के भरोसेमंद जनरल वाकिजाका के हाथ में है। वाकिजाका इस बात को जानता है कि येसुन के सिपाही जापानी फौज से बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए इसे लगता है कि ये जल्दी ही येसुन को हराकर कोरिया के इस हिस्से पर भी आसानी से अपना कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इनके पास 300 से ज्यादा समुद्री जहाज हैं, जबकि येसुन के पास सिर्फ 13 ही जहाज मौजूद हैं और वो सब भी डरे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि येसुन के सभी साथी साथ में बैठकर जंग के हालातों पर बात कर रहे होते हैं, जिनमें से कप्तान बाई येसुन से कहते हैं कि एडमिरल, हमें यहाँ से भागकर राजधानी में बाकी फौज के साथ शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रुककर जापानी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो लोग बहुत बेरहम और तादाद में बहुत ज्यादा है। हमारे लोगों में उनका खौफ इतना है कि पिछले 10 दिनों में हमारे 50 सैनिक भाग चुके हैं। हमारे सैनिकों का डर साफ बता रहा है कि वो लोग हमला होते ही भाग जाएंगे। पर येसुन ये बात जानता है कि अगर दक्षिण महासागर का ये कोरियन तट दुश्मन के हाथ लग गया तो ना इनकी बाकी फौजें बचेंगी और ना राजधानी। पर ये बात कप्तान बाय को समझ नहीं आती, इसीलिए वो विरोध करता है और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जनरल वाकिजाका ने यहाँ अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। पर तभी जापानी राजा के आदेश पर यहाँ उनका एक और जनरल आ जाता है, जिसका नाम कुरिशिमा है, और इसकी फौजी टुकड़ी वाकिजाका से बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इधर येसुन का जासूस आकर बताता है कि जापानी सेना अंदर घुसती जा रही है, वो लोग आसपास के गाँव को लूटकर मासूम लोगों को मार रहे हैं। जिस पर येसुन कहता है इसीलिए उन्हें यहाँ हर कीमत पर रोकना होगा। अगर उन्होंने इस जगह को जीत लिया तो वो राजधानी में इससे भी ज्यादा मारकाट मचाएंगे। इसीलिए येसुन अपने जासूस से कहता है कि जापानी सेना में वापस जाओ और जितनी जानकारी हो सके लेकर आओ। पर जाने से पहले इसकी बीवी इसे हिफाजत के लिए एक तावीज देती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि कुरिशिमा और वाकिजाका एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। कुरिशिमा कहता है कि जापानी राजा ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैंने इस पूरे इलाके का मुआयना कर लिया है। हम येसुन को 1.5 दिन में हराकर जल्दी ही राजधानी में घुस जाएंगे। जिस पर वाकिजाका कहता है कि येसुन कोई मामूली विरोधी नहीं है। कुरिशिमा कहता है इसीलिए तो जापानी राजा ने मुझे यहाँ भेजा है। जिस पर वाकिजाका को गुस्सा आ जाता है और यहाँ तलवारें खींच जाती हैं और कुरिशिमा कहता है कि येसुन की मौत मेरे ही हाथों होगी, ये बात याद रखना। और फिर अगली ही सुबह कुरिशिमा चेतावनी के रूप में येसुन के एक कप्तान का सिर काटकर इसे भेज देता है। और जब ये पर्दा हटाते हैं तो उसमें बाकी सिपाहियों के सिर भी थे, जिन्हें देखकर यहाँ सब डर जाते हैं। इन लोगों के शरीर नहीं थे, इसीलिए ये लोग अपने सिपाहियों के सिर्फ सिर ही दफन कर पाते हैं और इनकी बेइज्जती करने के लिए इनके सिर भी नाक और कान काटकर भेजे हैं, ताकि ये सब देखकर येसुन के लोगों पर इनका डर हावी हो जाए। और इधर जब वाकिजाका आकर कुरिशिमा से कहता है कि ये तुमने क्या किया, जिस पर कुरिशिमा इसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे वाकिजाका गुस्से में आकर इस पर हमला कर देता है। पर कुरिशिमा के सिपाही उसे रोक लेते हैं और तभी कुरिशिमा भी आकर वाकिजाका को अपनी तलवार पर ले लेता है और इससे कहता है कि ये
बात तो साफ है कि हमारे जापानी राजा को तुम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है और इसीलिए मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना सबसे पहला सर तुम्हारा ही कट कर गिरेगा। और फिर वाकिजाका के जाने के बाद कुरोशिमा अपने साथी हारू से कहता है कि पिछली जंग में येसुन ने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था, इसीलिए अब मैं येसुन का और उसके लोगों का वो हाल करूंगा कि उनकी रूह तक कांप जाएगी। और इधर हम देखते हैं कि येसुन का एक और सिपाही डरकर भागने की कोशिश करता है, पर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। पर ये येसुन से कहता है कि मुझे डर लग रहा है, आज मैंने पूरे दिन अपने साथियों के सिरों को दफनाया है, अगर हम यहाँ रहे तो हमारा भी यही हाल होगा, वो लोग हमें बहुत दर्दनाक मौत देंगे। जिस पर येसुन फौरन इसका सर काट देता है और सबसे कहता है कि कायर और बुज़दिलों की कोई जगह नहीं, फौज में अनुशासन हर कीमत पर जरूरी है। और फिर इसके बाद येसुन कप्तान आनवी और मास्टर के साथ समुद्री खाड़ी का मुआयना करने के लिए जाता है और यहाँ आकर मास्टर इसे बताते हैं कि ज्वार चढ़ने पर यहाँ की लहरें बहुत खतरनाक हो जाती हैं। जिस पर कप्तान आनवी कहता है कि दुश्मन हमसे एक कदम आगे रहने के लिए वो इस खाड़ी में तेजी से आकर अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे और उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, वो इन खतरनाक लहरों पर आएंगे और हमारे जहाजों से टकराकर हमें खत्म कर देंगे। जिस पर मास्टर कहते हैं कि इससे भी खतरनाक बात यह है कि यहाँ किसी भी वक्त समुद्री भंवर आ सकता है जो हमें दुश्मन से पहले ही निगल लेगा। पर येसुन के दिमाग में इसे देखकर कुछ और ही चल रहा है। और फिर इसके बाद येसुन वापस आकर अपने बेटे से कहता है कि मुझे दुश्मन से ज्यादा उस डर की फिक्र है जो एक बीमारी की तरह मेरे सिपाहियों में फैल रहा है। जिस पर इसका बेटा कहता है कि इतिहास में पहले भी कम लोगों ने ज्यादा बड़ी फौज को अपनी रणनीति के बलबूते पर हराया है, पर उन लोगों में डर नहीं था, जबकि हमारी फौज तो दुश्मन के नाम से ही कांप रही है। जिस पर येसुन कहता है इसीलिए अब हमें इसी डर को अपनी ताकत बनाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि रात को जब येसुन सो रहा होता है तो इसे अपने साथियों का सपना आता है, जिससे ये उठ जाता है, पर तभी कोई इस पर हमला कर देता है, पर येसुन उसे मार देता है। पर यहाँ और लोग भी हैं, तभी यहाँ येसुन का बेटा भी आ जाता है और ये दोनों इन लोगों से लड़ने लगते हैं। तभी येसुन देखता है कि इन लोगों ने दुश्मन के खिलाफ इनकी आखिरी उम्मीद इनके कछुआ जहाज को भी जला दिया है। तभी कप्तान आनवी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और ये जब इनके चेहरे देखते हैं तो ये इनके ही दूसरे कप्तान बे के आदमी होते हैं। और जब तक ये बाहर आते हैं तो वो कप्तान बे यहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी कप्तान आनवी उसे मार देता है। और इधर येसुन अपनी जीत की आखिरी उम्मीद को जलते हुए देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर इसके बाद अगली सुबह दुश्मन के इलाके में हम येसुन के उसी जासूस को देखते हैं जिसने यहाँ काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है, पर अब कुछ दुश्मनों को इस पर कुछ शक हो गया है, इसीलिए ये उनसे भागकर बचने के लिए गुलामों वाली लाइन में शामिल हो जाता है, जिससे ये बच तो जाता है पर अब ये गुलाम बन चुका है। लेकिन इसने अब तक येसुन को संदेश भेजकर अपना काम कर दिया है। और इधर जल्दी ही येसुन का बेटा कहता है कि जासूस ने संदेश भेजा है जिसमें येसुन पढ़ता है कि दुश्मन कल सुबह ज्वार के उठते ही हमला करेगा और उनके बेड़े में कुल मिलाकर 330 जहाज हैं और इस बेड़े की कमान कुरोशिमा के हाथ में है और उसके साथ वाकिजाका भी शामिल है। जिसे पढ़ते ही येसुन अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें आम लोगों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना होगा, दुश्मन कल सुबह हमला करेगा। और फिर रात को ही हम दुश्मन के खेमे में देखते हैं कि ये लोग जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ये सब इस जंग के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। और इधर कुरोशिमा भी जल्द से जल्द येसुन से अपने भाई की मौत का इंतकाम लेने के लिए बेचैन है, जबकि इधर येसुन के सिपाही इस बात से बुरी तरह से घबराए हुए हैं कि कल हम दुश्मन का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कप्तान आनवी इन सब के साथ येसुन के पास आकर कहते हैं कि एडमिरल गुस्ताखी माफ, पर हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे, दुश्मन हद से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हमारी विनती है कि आप इस जंग को टाल दो और पीछे हट जाओ। जिस पर येसुन कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आओ मेरे साथ। और फिर येसुन इन सबको इनके घरों के पास ले आता है और इन सबके घरों पर आग लगवा देता है और इनसे कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, तुम सब लोग बुज़दिलों और कायरों का एक झुंड हो, तुम्हें क्या लगता है तुम अमर हो, कभी मरोगे नहीं क्या? इसीलिए औरतों के पीछे छिपकर इस जंग से बचना चाहते हो? इस आग को गौर से देखो, मैं जमीन पर सब कुछ जला रहा हूँ ताकि हम समुद्र में मर सके। गुलाम और कायरों की तरह जीने से अच्छा है कि आखिरी सांस तक लड़ो और अमर हो जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्या तुम्हें मुझ पर और मेरी काबिलियत पर भरोसा है? अगर हाँ तो लड़ो मेरे साथ, कल सुबह सबसे आगे मैं ही लड़ूंगा, चाहो तो पीछे से भाग जाना।
और फिर हम देखते हैं कि जंग से पहले ये रात इनके लिए कयामत से कम नहीं, मानो जैसे ये इनकी आखिरी रात है। ये सब जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। और जब यीसुन अपने जंगी जहाज पर आते हैं तो वहाँ कुछ मॉन्क भी इनकी मदद के लिए आए होते हैं, जिन्हें देखकर यीसुन को काफी राहत मिलती है। और फिर इधर हम देखते हैं कि यीसुन ने अपने बेटे के साथ आम लोगों को यहाँ से दूर भेज दिया है। और फिर यीसुन अपने सिपाहियों से कहता है कि सभी टुकड़ियों को तैनात करो और जहाज के नीचे चप्पू चलाने वाले भी पूरी ताकत से जुट जाते हैं और ये दुश्मन की ओर अपने जहाजों को लेकर निकल जाते हैं। पर इन लोगों के नीचे चप्पू चलाने वालों के चेहरे पर हम डर साफ देख सकते हैं, क्योंकि यीसुन खुले समुद्र में इन्हें वो जंग लड़ने ले जा रहा है जिसे ये सब अपने मन में पहले ही हार चुके हैं। और फिर जल्दी ही यीसुन अपनी तय की हुई जगह पर आकर रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर लहरों का बहाव उल्टा है और ये अपने पीछे अपने बचे कुचे जहाजों को भी तैनात कर लेते हैं। और फिर ये देखते हैं कि दुश्मन के सैकड़ों जहाज इनके सामने आने लगते हैं, जिनकी तादाद 300 से भी ज्यादा है, जबकि यीसुन के पास सिर्फ 12 ही जहाज हैं। दुश्मन को सामने देखकर यीसुन की सेना के हाथ कांपने लगते हैं। तभी यीसुन के सिपाही देखते हैं कि इनके पीछे के सारे जहाज डरकर यहाँ से पीछे हट जाते हैं। अब दुश्मन के सामने सिर्फ यीसुन का ही जहाज खड़ा है, पर फिर भी यीसुन अपने सिपाहियों से कहता है कि लंगर डालो और जंग की तैयारी करो। अब यीसुन के सामने कुरुशिमा और वाकीजाका की सैन्य टुकड़ियां हैं और पहले हमले के लिए कुरुशिमा अपनी पहली फौजी टुकड़ी को भेजता है, जिन्हें आता देख यीसुन कहता है कि जहाज को दाएं घुमाओ और तोपे तैयार करो, मेरे इशारे पर हमला करेंगे सब। पर कुरुशिमा की फौजी टुकड़ी इन पर बंदूकों से हमला करती है, लेकिन कुरुशिमा की सेना को आगे बढ़ने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यीसुन इनके सामने बहाव के खिलाफ खड़ा है। इसीलिए दुश्मन को बहाव के खिलाफ जाकर यीसुन पर हमला करना होगा। और फिर इसके बाद तभी यीसुन इन पर तोप के गोले बरसा देता है, जिससे कुरुशिमा के काफी जहाज तबाह होने लगते हैं और ये लहरों की वजह से भी एक दूसरे से टकराकर तबाह होते जा रहे हैं। और ऊपर से यीसुन तीरों पर बम बांधकर इन्हें और तबाह करने लगता है। और पहले ही हमले में यीसुन का अकेला जहाज ही कुरुशिमा के कई जहाजों को तबाह कर देता है। तभी वाकीजाका का सिपाही कहता है कि यीसुन ने कुरुशिमा की पहली सैन्य टुकड़ी को तबाह कर दिया है, अब हमें भी कुरुशिमा के साथ लड़ाई में उतरकर उनकी ताकत बढ़ानी होगी। जिस पर वाकीजाका कहता है कि अभी हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, जबकि इधर कुरुशिमा कहता है कि दूसरी सैन्य टुकड़ी को भेजो। जिसे आता देख यीसुन कहता है कि लंगर काटो और जहाज को पीछे आइलैंड के पास ले चलो। पर पीछे जाते हुए ये देखते हैं कि दूसरी टुकड़ी तेजी से इनकी तरफ आ रही है। यीसुन का सिपाही कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा हैं, हमें झंडा उठा देना चाहिए। पर यीसुन कहता है नहीं, अब हम आमने सामने लड़ेंगे, सब तैयार हो जाओ। और फिर जल्दी ही ये लोग डरते हुए आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जल्दी ही कुरुशिमा के जहाज से रस्सियां फेंककर उसके सिपाही इनके जहाजों पर आने लगते हैं और इन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। यीसुन के सिपाही इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है। तभी पीछे से भी दुश्मन के दूसरे जहाज आकर इन्हें घेर लेते हैं और अब ये इनके जहाज पर आकर यीसुन के सिपाहियों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। यीसुन और उसका जहाज अब पूरी तरह से घिर चुका है और दुश्मन इनके सिपाहियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार रहे हैं। यीसुन की सेना पर डर इतना हावी हो जाता है कि जापानी सेना से ये कांपने लगते हैं और एक सिपाही इस डर में खुद को ही बारूद से उड़ा लेता है। और हम देखते हैं कि यीसुन अब ये जंग हार चुका है और दुश्मन इस डर का फायदा उठाकर इन्हें मारता जा रहा है। तभी यीसुन दोबारा उठता है और अपने एक सिपाही से कहता है घबराओ मत, अपनी सारी तोपों को नीचे जहाज के बाएं हिस्से में ले जाओ। और फिर जल्दी ही ये इन तोपों को नीचे जहाज में ले जाते हैं और चप्पू चलाने वाले भी इन सारी तोपों को उठाकर जहाज के बाएं हिस्से में लगाने लगते हैं, जबकि ऊपर यीसुन दुश्मन का सामना करने में लगा हुआ है, क्योंकि दुश्मन टुकड़ी ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है और ऐसा लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं और जापानी सेना इन पर अब पूरी तरह से हावी होती जा रही है। पर तभी यीसुन कहता है कि बाएं हिस्से की तोपों को चलाओ, जिसे चलाते ही दुश्मन के जहाजों के टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर दुश्मन भी दंग रह जाता है। और इसे देखकर यीसुन के बेटे को भी यीसुन की वो बात याद आने लगती है जब यीसुन ने इसे बताया था कि हमें अपने सिपाहियों के इस डर को उनके हौसले में बदलना होगा, क्योंकि जो हौसला डर से जन्मा हो वो हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इतने ज्यादा डर को हौसले में बदलने के लिए मुझे मरना होगा। और तभी हम यीसुन के जहाज को देखते हैं जो दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के बाद भी सही सलामत है। और यीसुन को देखकर उसकी बाकी सेना में भी अब उम्मीद जाग जाती है कि हाँ, हम जीत सकते हैं। अगर सिर्फ यीसुन अपने अकेले जहाज से ही दुश्मनों की 2 सैन्य टुकड़ियों को तबाह कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इस छोटी सी जीत से यीसुन ने अपने सभी सैनिकों में जोश जगा दिया है और अब डर का कोहरा छट चुका है और इसके सिपाहियों की हिम्मत एक शेर की तरह जंग के लिए बाहर आ जाती है। यहाँ तक कि आम लोग भी अब इस जंग में शामिल होने लगते
हैं, लेकिन तभी यहाँ भंवर भी बनने लगता है, जिसे देखकर कुरुशिमा को युसुन की रणनीति समझ में आ जाती है कि युसुन ने आइलैंड के पास अपना डेरा जमा लिया है और अब हमें लड़ने के लिए लहरों के खिलाफ उस भंवर से होते हुए जाना होगा, क्योंकि ये खाड़ी ज्यादा चौड़ी नहीं है, इसीलिए हमारे सारे जहाज एक साथ हमला नहीं कर पाएंगे और अब इसीलिए युसुन का पलड़ा इस जंग में भारी रहेगा। इससे पहले कि भंवर और गहरा हो जाए, हमें उससे पहले ही युसुन को खत्म करना होगा। इसीलिए अब कुरुशिमा खुद अपने मुख्य जंगी बेड़े को लेकर युसुन के पास जाने लगता है। तभी युसुन कहता है कि वक्त आ गया है, जाकर झंडा ऊपर उठाओ। पर तभी कुरुशिमा का साथी हारू इसे गोली मार देता है, पर ये लोग फिर भी आड़ करते हुए झंडा उठा ही देते हैं। पर अब इसके निशाने पर युसुन आ चुका है, लेकिन तभी आनवी इसकी आंख में तीर मार देता है। लेकिन कुरुशिमा ने एक और चाल चलते हुए युसुन के जहाज की तरफ बारूद से भरा हुआ एक छोटा सा जहाज भेज दिया है, जो इसके जहाज से टकराते ही फट जाएगा। पर इस जहाज पर पहले ही युसुन का वही जासूस होता है, जो इन लोगों को बता देता है कि ये जहाज बारूद से भरा हुआ है। और जब ये ऊपर जाकर जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है तो इसकी बीवी भी यहाँ पर आ जाती है। पर तभी दुश्मन इसके पीछे से तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी युसुन भी उस दुश्मन को मार गिराता है। युसुन देखता है कि इनका दूसरा जहाज अब भी दुश्मन से लड़ने में लगा हुआ है और ये खुद इस बारूद से भरे हुए जहाज को नहीं उड़ा सकते। तभी जासूस अपनी पत्नी को इशारा करता है कि दूसरे जहाज का ध्यान इस तरफ खींचो और फिर हम देखते हैं कि इसकी बीवी अपने सैनिकों को बचाने के लिए दूसरे जहाज का ध्यान खींचने लगती है, ये बात जानते हुए भी कि इस हमले में इसका पति भी मारा जाएगा। और फिर जल्दी ही दूसरे जहाज का ध्यान बारूद वाले जहाज पर चला जाता है और वो लोग एंड टाइम पर उसे उड़ा देते हैं, जिससे युसुन का जहाज बच जाता है। अपनी इस चाल को भी नाकाम होते हुए देखकर कुरुशिमा गुस्से से अपना जंगी बेड़ा लेकर इनकी तरफ आने लगता है, पर जल्दी ही भंवर की वजह से ये घूम जाता है और दोनों जहाज एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और फिर जल्दी ही कुरुशिमा और युसुन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इन दोनों की सेनाएं भी एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं, जबकि वाकिजाका अपनी सैनी टुकड़ी के साथ पीछे खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। और इधर युसुन का सिपाही नीचे जाकर जब चप्पू चलाने वालों से कहता है तो वो भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और ऊपर आकर जबरदस्त मारकाट शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इनके अंदर मौत का खौफ खत्म हो चुका है। इसीलिए ये दुश्मन पर अब उसकी मौत बनकर टूट पड़े हैं, क्योंकि इनके डर को युसुन ने अब इनके हौसले में बदल दिया है, जो दुश्मन के डर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए दुश्मन अब इनके आगे नहीं टिक पा रहे, जंग का रुख बदल चुका है। तभी युसुन देखता है कि इनके भागे हुए जहाज भी वापस आने लगते हैं और ये दुश्मन पर तोप के गोले बरसाना शुरू कर देते हैं। युसुन की जगाई हुई छोटी सी उम्मीद अब एक मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने खड़ी है, उम्मीद एक जीत की कि हम जीत सकते हैं। तभी कुरुशिमा अपने साथी से कहता है कि हम फंस चुके हैं और वाकिजाका हमारी मदद करने नहीं आएगा। इसीलिए ये खुद ही अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए युसुन की तरफ बढ़ने लगता है और ये इसके सिपाहियों को मारते हुए जैसे ही युसुन के करीब आता है तो युसुन के सिपाही इसे तीरों से छलनी कर देते हैं। जिन सिपाहियों को युसुन पर शक था, आज वो उसके सामने किसी को आने भी नहीं दे रहे। उसकी हिफाजत के लिए ये अपनी जान तक देने को तैयार हैं। लेकिन कुरुशिमा फिर भी युसुन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, पर तभी युसुन उसका सर काटकर अलग कर देता है। पर तभी भंवर भी तेज और गहरा हो जाता है और ये युसुन के जहाज को अब निगलना शुरू कर देता है और इनके सामने अब भी वाकिजाका की बहुत बड़ी सैनी टुकड़ी खड़ी होती है। और तभी युसुन अपने सिपाहियों की तरफ देखने लगता है, जो इसके साथ अब मरने को तैयार हैं, क्योंकि अब ये इस भंवर से नहीं निकल पाएंगे। पर तभी इनके आम लोग हुक की मदद से इनके जहाज को बाहर खींचने लगते हैं और अपने मुखिया युसुन से कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम अपनी जान पर भी खेलकर आपको बाहर निकालेंगे। और ये सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर युसुन के जहाज को बाहर निकालने लगते हैं और युसुन के बाकी जहाजी भी इसकी ओर आने लगते हैं। पर सामने से अब वाकिजाका भी आ रहा होता है, जो अपने सैनिकों से कहता है कि आगे बढ़ो, युसुन को मारने का यही मौका है। जबकि इधर युसुन के चप्पू चलाने वालों के हाथों से और आम लोगों के हाथों से खून तक निकलने लगता है। पर फिर भी ये सब लोग मिलकर आखिरकार युसुन के जहाज को बाहर निकाल ही लेते हैं। और फिर अब युसुन अपने जहाज पर कुरुशिमा का सर टांग कर वाकिजाका की तरफ अपने बाकी जहाजों के साथ बढ़ने लगता है और जल्दी ही यह अपने मजबूत जहाजों से वाकिजाका के छोटे जहाजों को टक्कर मारकर तबाह करने लगता है। और वाकिजाका के छोटे और कमजोर जहाज इनके आगे अब नहीं टिक पाते, क्योंकि इन्होंने जंग में सीधे जहाजों की टक्कर की उम्मीद नहीं की थी। और ऊपर से युसुन के जहाज लहरों के ऊपर चल रहे हैं, जिससे टक्कर और भी भयानक हो जाती है। इतने नुकसान के बाद कमांडर टोडो बची कुची जापानी सेना को लेकर यहाँ से भाग जाता है और इस तरह अपनी रणनीति से युसुन ने एक हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया, जिसका दुश्मन ने तस्वुर भी नहीं किया था।
पर इस तरह का क्वालिटी कंटेंट लाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करो और साथ ही कमेंट में कुछ न कुछ अपने विचार इस मूवी के बारे में जरूर लिखो, ताकि हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कम से कम ये 1 मिलियन व्यूज तो डिजर्व करती है। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।